प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश में गरीबों के उत्थान के लिए कर रही है काम। सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं से देश में आई क्रांति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। कल मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस की देंगे सौगात। खूंटी में आज से 2 दिवसीय झारखंड मिलेट्स प्रदर्शनी सह सम्मेलन का आयोजन। 30 से ज्यादा लगाए गए स्टॉल। मिलेट्स के विभिन्न पहलुओं पर होगी चर्चा। और राज्य के कई हिस्सों में आज भी तेज हवा और गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है। श्री मोदी कल नई दिल्ली में एक निजी चैनल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबों के हित में केंद्र सरकार की योजनाओं से देश में क्रांति आई है। दिक्कत होगी, वो कोई गली मोहल्ले के लोगों को गाली छोड़ देगा। इनकी लड़ाई अगर सिर्फ एक व्यक्ति मोदी से होती तो ये बहुत पहले सफल हो जाते, लेकिन ये अपनी साजिशों में इसलिए सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि ये सामान्य भारतीय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। ये भ्रष्टाचारियों का कितना भी बड़ा गठजोड़ क्यों बना ले, सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पे आ जाए, सारे परिवारवादी एक ही जगह पे आ जाए, लेकिन मोदी अपने रास्ते से लौटने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी दोस्तों, और मैं देश को इन चीजों से मुक्त कराने के लिए प्रण लेकर के निकला हुआ इंसान हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वागत पहल की 20वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में भाग लेंगे। स्वागत पहल प्रौद्योगिकी के उपयोग से शिकायतों का राज्यव्यापी समाधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में स्वागत पहल के 20 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री इस योजना के पिछले लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। गुजरात सरकार इस पहल के 20 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने पर स्वागत सप्ताह मना रही है। स्वागत मतलब स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवांसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी शुरुआत अप्रैल 2003 में प्रधानमंत्री द्वारा उस समय की गई थी जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तकनीक का उपयोग कर नागरिकों की दिन प्रतिदिन की शिकायतों को त्वरित, कुशल और समयबद्ध तरीके से हल करके उनके और सरकार के बीच एक ब्रिज के रूप में काम करना था। ये शिकायतों के त्वरित समाधान के जरिए आम लोगों और सरकार के बीच की खाई को पाटने में सहायक रहा है। स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम के 4 पहलू हैं: राज्य स्वागत, जिला स्वागत, तालुका स्वागत और ग्राम स्वागत। राज्य स्वागत के दौरान मुख्यमंत्री स्वयं जनसुनवाई में शामिल होते हैं। स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम को सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुक्रियाशीलता को बेहतर बनाने के लिए 2010 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार सहित कई पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्र सरकार ने देश में 1570 करोड़ रुपए की लागत से 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इन्हें मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के स्थलों पर ही खोला जाएगा। ये निर्णय कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्र कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इस नीति से चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को और विकसित करने में मदद मिलेगी।
जहां मेडिकल कॉलेज है वहां ही 10 करोड़ रुपया के सहयोग से एक नर्सिंग कॉलेज बनाई जाएगी। दोस्तों, नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय इसलिए लिया गया है, देश में आज 5324 नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन नर्स 3 टाइप की होती है। एक ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, सेकंड जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, थर्ड बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग की डिमांड इसलिए बढ़ी है, आज गवर्नमेंट में मेडिकल कॉलेज ओपन हो रही है, नई नई हॉस्पिटल गवर्नमेंट की ओपन हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में कई हॉस्पिटल चेन आई है, जो हॉस्पिटल चेन में वैल्यू ट्रैवल्स के माध्यम से मेडिकल टूरिस्ट आते हैं। ये सब लोगों के यहां बीएससी नर्सिंग की बहुत बड़ी डिमांड होती है। और दूसरा, दुनिया में भी बीएससी नर्सिंग की बहुत बड़ी डिमांड है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज अपराह्न 4 बजे राज्य मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी। रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में होने वाली इस बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 115 नए मामले सामने आए हैं। इनमें ज्यादातर 76 मरीज पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से मिले हैं। फिलहाल राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 366 हो गई है। लेह में 30 से अधिक देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधि G20 की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक कल संपन्न हो जाएगी। बैठकों का दौर लगातार जारी है। लेह में Y20 प्री समिट की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक में 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये बैठक अन्य हितधारकों के साथ सहयोग और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करेगी और युवाओं के विकास में योगदान देगी। ये बैठक 5 Y20 विषयों पर केंद्रित है, जिनमें साझा भविष्य, लोकतंत्र और शासन में युवा सहित नवाचार और 21वीं सदी के कौशल जैसे विषय शामिल हैं। ये समिट खुली चर्चा, प्रस्तुतिकरण और परस्पर संवाद के लिए मंच उपलब्ध कराएगी, जो युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने और उनके विकास के लिए एक रोड मैप तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इधर G20 के तहत भुवनेश्वर में आयोजित शिक्षा कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन है। 3 दिवसीय इस बैठक में 60 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। G20 के तहत भुवनेश्वर में चल रही तीसरे शिक्षा कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन है। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 60 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। परिचर्चाओं के अलावा बैठक में ओडिशा के पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। प्रतिनिधियों को इसमें ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव और राज्य के इतिहास और परंपराओं के बारे में जानने और समझने का मौका मिलेगा। संगोष्ठी के अंतिम दिन सभी प्रतिनिधि ओडिशा स्थित यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल कोणार्क मंदिर को देखने जाएंगे। ये मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला और मूर्ति कला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये मंदिर राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है। खूंटी जिले में आज से 2 दिवसीय झारखंड मिलेट्स प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और PHDCCI द्वारा बिरसा कॉलेज बहुउद्देश्य भवन में इसका आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में नवाचार, विपणन क्षमता और स्वाद पर विशेषज्ञ चर्चा सत्र भी आयोजित होगा। इस प्रदर्शनी में 30 स्टॉल लगाए गए हैं। सम्मेलन में विशेषज्ञ मिलेट्स के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। कोडरमा के डोमचांच में एक नाबालिग ने खुद का बाल विवाह रुकवाकर समाज के लिए एक मिसाल पेश की है। बच्ची के इस जज्बे और हिम्मत को देखते हुए प्रशासन ने उसे सम्मानित किया है। नाबालिग की इस हिम्मत की चर्चा अब चारों ओर हो रही है। कोडरमा के डोमचांच प्रखंड के मसनोडीह पंचायत की बसवरिया की रहने वाली 17 साल की छाया 12वीं की पढ़ाई कर रही है। आज छोटे से गांव बसवरिया की रहने वाली छाया की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उसने बड़ा काम किया है। दरअसल आने वाले 6 जून को छाया की शादी होने वाली थी, लेकिन पढ़ने लिखने और समाज के लिए कुछ करने की चाहत रखने वाली छाया को इतनी कम उम्र में शादी करना मंजूर नहीं था।
पहले तो उसने अपने माता पिता को समझाया। जब वे लोग नहीं माने तो छाया ने प्रशासन से गुहार लगाई। मेरा बाल विवाह किया जा रहा था और मैं बाल विवाह का विरोध करना चाहती थी क्योंकि मुझे पढ़ना था। मेरा बात घर में कोई नहीं मान रहा था, तो मैं क्लास विद्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन में बाल विवाह का हर टाइम विरोध करते आई हूँ। और मुझे पता चला कि मेरा खुद बाल विवाह होने वाला है, तो मैं घर में मना की, लेकिन मेरे घर में कोई नहीं माना। तो मैं जाके बीडीओ सर के पास एक लेटर दी और वो बीडीओ सर वो लेटर को समझे, पढ़े, आए घर में समझाए और क्लास विद्यार्थी वाले दीदी भैया लोग भी आके और घर में मम्मी पापा को समझाए और इसी के वजह से आज मेरा बाल विवाह रुक गया है। छाया का आवेदन प्रशासन के पास पहुंचने के बाद डोमचांच प्रखंड के बीडीओ उदय कुमार सिन्हा उसके घर पहुंचे। घर पहुंचकर बीडीओ ने छाया के माता पिता को समझाया और पढ़ने लिखने के बाद ही छाया की शादी करने के लिए उन्हें राजी किया। बीडीओ उदय कुमार सिन्हा ने बताया कि बाल विवाह को लेकर अब छोटे छोटे गांव की बच्चियां भी जागरूक हो चुकी हैं और ये समाज में एक सकारात्मक बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे गांव, हमारे जो क्षेत्र में हमारे जो लड़की सब हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, वो इस चीज के लिए समझदार हो गई है कि अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक भी है। साथ में सरकार का जो गाइडलाइंस है उसको भी वो समझ रही है कि 18 साल से नीचे हमको नहीं शादी करना है। प्रशासन के द्वारा समझाए बुझा जाने के बाद छाया की शादी रुक गई है और अब उसके आगे की पढ़ाई का जिम्मा कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन उठाएगी। है जब उसका शादी होने लगा तो वो अपना विरोध की और वो हम लोग सब बात भी शिकायत की कि मेरे भैया शादी घर वाले लगा दे रहे हैं। तो मैंने उसे बताया कि आप देखिए, आप वीडियो के पास जाइए, वीडियो को समझाइए ताकि हम लोग भी आके आपके घर में समझा सके। तो वीडियो सर और मैं खुद आके छाया के मम्मी पापा को समझाया तो घर वाले मान गए हैं और उस बच्ची को हम लोग फ्रीडम फेलोशिप के द्वारा मदद भी कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई में और आगे भी हम लोग करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तरह सैकड़ों बच्चे जो बाल विवाह के चपेट में आने से बचेंगे क्योंकि सारे बच्चे अपना नेतृत्व लेने लगे। खुद का बाल विवाह रोकने के लिए छाया ने जो कदम उठाया, आज उसे हर कोई सलाम कर रहा है। निश्चित तौर पर जब खुद के हक और अधिकार के लिए बच्चियां आगे आएंगी तो बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के कई जिलों में कल एफएम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इसमें झारखंड के साहिबगंज जिले का बरहड़वा भी शामिल है। साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड स्थित कोयरीपाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन एफएम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन 28 अप्रैल को किया जाना है। एफएम रेडियो स्टेशन के शुरू होने से आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाली सरकारी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित विविध कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा। जानकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि आज यहाँ प्रधानमंत्री जी द्वारा यहाँ एफएम रेडियो का स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं। रेडियो से हमको शिक्षा के बारे में जानने मिलेगा। सीनियर टेक्नीशियन राजीव रंजन ने बताया कि आगामी 28 अप्रैल को एफएम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन होना सुनिश्चित किया गया है, जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। दिनांक 28 अप्रैल 2023 को समय 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा ऑनलाइन उद्घाटन किया जाना सुनिश्चित हुआ है। सारी साज सज्जा पूरी कर ली गई है। एफएम रेडियो स्टेशन की शुरुआत की खबर से स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं बचपन से ही रेडियो वगैरह सुनते आ रहा हूँ। 28 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एफएम रेडियो का ऑनलाइन उद्घाटन बरहड़वा के हृदय स्थली पर एक सराहनीय कदम है ना, जिससे किसानों और स्कूली बच्चों में तकनीकी शिक्षा हेतु काफी उत्साह का माहौल। यहाँ पे एफएम रेडियो चैनल का उद्घाटन 28 अप्रैल को हो रहा है, जिसका उद्घाटन श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और इससे हमें देश विदेश की खबरें मिलती है। हमें हमारे यहाँ बरहरवा में एफएम टीवी का हो रहा है, मतलब खुल रही है 28 तारीख को और उससे हमें ज्ञान विज्ञान आदि की प्रेरणा मिलेगी। मैं इससे बहुत खुश हूँ।
राज्य के कई जिलों में शुरू हो रहा एफएम रेडियो स्टेशन एक सराहनीय कदम है, जिससे ग्रामीणों के साथ किसानों और छात्रों को भी लाभ मिलेगा। साहेबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से लोहरदगा में भी एफएम रेडियो सेवा का उद्घाटन करेंगे। इंफोटेनमेंट की दुनिया में एफएम रेडियो सेवा को बड़ी क्रांति माना जाता है, लेकिन इससे अब तक देश के कई क्षेत्र महरूम थे। केंद्र सरकार की पहल पर अब लोहरदगा में भी लोग एफएम का आनंद ले पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी 28 अप्रैल को यहां एफएम रेडियो सेवा का उद्घाटन करेंगे। प्रभारी तकनीशियन प्रभाकर कुमार पांडे ने बताया कि प्रसार भारती के बंद पड़े दूरदर्शन केंद्र में इसकी शुरुआत की जा रही है। दिनांक 28/4/2023 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 100 वाट एफएम का उद्घाटन ऑनलाइन किया जाएगा, जिसका फ्रीक्वेंसी एफएम में 101.30 मेगाहर्ट्ज है, जिसमें आवाज की क्वालिटी बहुत स्पष्ट और स्टूडियोफोनिक होगी, जिसका आनंद लोहरदगा वासी 20 किलोमीटर के रेडियस में एफएम रेडियो के द्वारा ले सकते हैं। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने कहा है कि जिले में एफएम सेवा प्रारंभ होने से आम जनता लाभान्वित होगी, साथ ही प्रशासनिक और आपातकालीन सूचनाओं को प्रसारित करने में भी इससे काफी मदद मिलेगी। इससे जो है सूचनाओं का प्रसारण करने में हम लोग को और अधिक आसानी होगी और प्रशासन और शासकीय जो सेवाएं हैं उनकी जो है रीच काफी हद तक इससे बढ़ जाएगी। सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी पलटू महतो ने भी एफएम रेडियो सेवा को लोहरदगा जिले के श्रोताओं के लिए बड़ी सौगात बताया। लोहरदगा की जनता के लिए एफएम सेवा उपलब्ध कराना भारत सरकार और राज्य सरकार के लिए बहुत अच्छी पहल है। लोहरदगा की जनता उससे लाभान्वित होंगे। इधर श्रोताओं ने बताया कि काफी लंबे समय से लोहरदगा में एफएम की कमी महसूस हो रही थी, जिसे अब पूरा होता देख उन्हें काफी खुशी हो रही है। उन्होंने इस पहल के लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया। एफएम चालू होना, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को और टेक्नीशियन को बधाई देना चाहता हूं कि लोहरदगा जिला में एफएम चालू हो रहा और एफएम का एक अलग महत्व है और एक अलग मजा है। लोहरदगा में भी आगामी 28 अप्रैल से 101.3 मेगाहर्ट्ज पर बेहतर आवाज क्वालिटी के साथ एफएम रेडियो सेवा 20 किलोमीटर के दायरे में श्रोताओं को उपलब्ध हो सकेगी, जो एक नए युग का आगाज होगा। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अप्रैल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री जी के मन की बात का 100वां एपिसोड आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। प्रधानमंत्री जी के मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, मन की बात का 100वां एपिसोड रविवार 30 अप्रैल सुबह 11 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2022 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में मोटे अनाज पर जोर दिया था। मिलेट्स, मोटे अनाज प्राचीन काल से ही हमारे एग्रीकल्चर, कल्चर और सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं। हमारे वेदों में मिलेट्स का उल्लेख मिलता है और इसी तरह पुराण नुरु और तोलकप्पियम में भी इसके बारे में बताया गया है। आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं, आपको वहां लोगों के खान पान में अलग अलग तरह के मिलेट्स जरूर देखने को मिलेंगे। हमारी संस्कृति की तरह मिलेट्स में भी
बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू, ये सब मिलेट्स ही तो है। भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और अब कुछ खबर देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 अप्रैल को राज्य की जनता के लिए मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ करेंगे। इस सेवा के शुरू हो जाने से गंभीर रूप से बीमार लोग बेहतर इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई सहित अन्य शहरों में आसानी से जा सकेंगे। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को साक्ष्य के अभाव में दुमका की एक अदालत ने बरी कर दिया। मामला वर्ष 2019 विधानसभा चुनाव का है, जहां जामताड़ा थाना में विधायक के खिलाफ झंडा, बैनर और पोस्टर लगाने को लेकर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। रांची मंडल में रेल टिकटों की कालाबाजारी को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में रेलवे सुरक्षा बल ने टिकटों की कालाबाजारी कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान एक दुकान से 8 पुराने अवैध ई टिकट बरामद किए गए। बरामद टिकट की कीमत 14,700 रूपये थी। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र के टाटी डांटोली गांव में एक व्यक्ति ने नशे में धुत होकर अपनी पत्नी की कुदाल से काटकर हत्या कर दी। उसके 5 छोटे छोटे बच्चे हैं। गुमला जिले के कुरकुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेतरकेरा गांव में एक युवक की पेड़ से गिरकर मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इमली झाड़ने के दौरान युवक पेड़ से नीचे जमीन पर जा गिरा, जिसे रेफरल अस्पताल बसिया लाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रांची जिले के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के चापाटोली में पिछले दिनों हुई फायरिंग मामले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी ने ली है। टीएसपीसी सब जोनल कमेटी के अरविंद ने एक बयान जारी कर जमीन माफियाओं को चेतावनी दी है। गुमला जिले के कामडारा ब्लॉक स्थित पोखला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर एक अज्ञात वृद्ध की मौत हो गई। मृतक की उम्र लगभग 60 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस मृतक की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। खूंटी प्रखंड की फुदी पंचायत के राय गांव स्थित तेजस्विनी क्लब में मोमबत्ती प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत फुदी की मुखिया आलिमा कच्छप ने कहा कि तेजस्विनी परियोजना का काम बहुत ही अच्छा है। इस परियोजना की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की दिशा में वो सहयोग के लिए हमेशा तैयार हैं। चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत राजखरसावा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से 4 रेलवे कर्मचारी घायल हो गए। घायलों को चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल रेल कर्मियों में आदित्यपुर के लोको पायलट बी घोष, टाटा के लोको पायलट रविन्द्र कुमार, असिस्टेंट लोको पायलट सुमंत कुमार के अलावा राजखरसावा के पॉइंटमैन AK मंडल शामिल हैं। रामगढ़ जिले के बरकाकाना थाना क्षेत्र में अवैध रूप से बालू ढुलाई कर रहे 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है। खनन निरीक्षक विनोद बिहारी प्रमाणिक ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले का वन विभाग दलमा में सफारी टूरिज्म की शुरुआत कर रहा है। इसके लिए 90 लाख रुपए की लागत से 6 वाहन खरीदे गए हैं। रांची में से आए वन विभाग के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ SR नरेश ने बताया कि दलमा घूमने के लिए पर्यटकों को सफारी की बुकिंग ऑनलाइन करनी होगी। उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य वनों का संरक्षण करना और उसे आगे बढ़ाना है। गांव-गांव में जितने भी हमारे जो गांव हैं, सभी गांवों में अपना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ये तो खाली विश्व शिकार के लिए नहीं है, पूरे जंगल बचाओ, वन्य प्राणी बचाओ अभियान हम लोगों ने लगातार करते आते हैं। और विशेषकर इस अवधि में पब्लिक के साथ इंटरेक्शन भी हम लोग रखे हुए हैं, उसके साथ भी उनको बताया। पब्लिक यहाँ ऑलरेडी जागरूक हो चुके हैं और उनके साथ है, हमारे साथ विभाग के साथ है और संरक्षण के साथ। राज्य में पिछले कुछ दिनों से मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज भी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान गरज के साथ तेज हवा चलने और ओलावृष्टि होने की भी चेतावनी जारी की गई है। विभाग के अनुसार आगामी 1 मई तक मौसम में ये बदलाव देखने को मिल सकता है।
उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सवेरे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया पूरी हुई। आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इससे पहले बाबा केदारनाथ की पंचमुखी विग्रह डोली कल मंदिर पहुंची। इस विशेष अवसर पर भगवान शिव के निवास स्थान को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। मंदिर का पूर्वी द्वार पहले खोला गया और बाद में पश्चिम के कपाट खोले गए। बाबा केदार के दर्शनों के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और भगवान शिव को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। चारधाम यात्रा 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो गई थी। अब आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ खबरें। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के इफ्को सदन में इफ्को नैनो डीएपी लिक्विड फर्टिलाइजर का लोकार्पण किया। अमित शाह ने कहा कि इफ्को नैनो तरल पदार्थ भूमि संरक्षण में बहुत मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि डीएपी तरल होने पर भूमि का नुकसान बहुत कम होता है, जिससे प्राकृतिक खेती की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है। आईपीएल क्रिकेट में कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 21 रन से हरा दिया। आईपीएल में बुधवार को खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 21 रनों से हरा दिया है। चिन्नास्वामी के मैदान पर खेले गए इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का बोलबाला रहा। केकेआर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 200 रन बनाए। जेसन रॉय ने सर्वाधिक 56 रनों का योगदान दिया, जबकि नीतीश राणा ने 48 रनों की पारी खेली। कोलकाता से मिले 201 रनों के लक्ष्य का जवाब देते हुए आरसीबी की टीम 8 विकेट खोकर 179 रन ही बना सकी। अपने होम ग्राउंड पर बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने केकेआर के स्पिनर्स के आगे घुटने टेक दिए। कोलकाता नाइट राइडर्स की स्पिन जोड़ी सुयश शर्मा और वरुण चक्रवर्ती ने मिलकर आरसीबी के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। विराट कोहली का अर्धशतक भी आरसीबी को जीत नहीं दिला सका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश में गरीबों के उत्थान के लिए कर रही है काम। सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं से देश में आई क्रांति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। कल मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस की देंगे सौगात। खूंटी में आज से 2 दिवसीय झारखंड मिलेट्स प्रदर्शनी सह सम्मेलन का आयोजन। 30 से ज्यादा लगाए गए स्टॉल। मिलेट्स के विभिन्न पहलुओं पर होगी चर्चा। और राज्य के कई हिस्सों में आज भी तेज हवा और गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।